इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहां जिंदगी आते आते खत्म हो जाती है और वहां मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था, शेखर। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी शंभू जो दोस्त है उसको बताई। शंभू ने कहा कि मैं जहां काम करता हूं वहां चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। शंभू शेखर का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घुमा करते थे। शहर आने के बाद से वो दोनों कभी मिले नहीं थे। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या न करता, शेखर को काम की तलाश तो थी ही, वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में था तो अब उसको ज्यादा तकलीफ नहीं थी। वो रोज सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी अब रोज की मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर को महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का पैसे लेने का नंबर था। उसको शेखर से भी दोगुनी पगार मिली। ये देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। सोचा कि वही जाकर पूछता हूं। शाम होते हुए शंभू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ, अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू को पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी दारू पीता नहीं था यार, अब तो बहुत पीने लग गया। कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे शेखर, तू भोला के भोला रह गया रे। पैसा है इसलिए ये सब शौक कर लेता हूं, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूं यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत। नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ कर दे, शेखर ने उसको रोकते हुए कहा। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं मेरे भाई। बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। शेखर ने फिर से उसको पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, शंभू ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुन के शेखर डर गया। उसको सहमा देख के शंभू बोला, यही वजह से मैं पैसे कमाई कर रहा हूँ, सभी लोग डरते हैं वहां जाने कोडोट, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने। कोडोट मैं करता हूँ तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ। मुर्दा घर में ऐसे बोल के हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा।
अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा सबको, घरवालों को वो खुश कर सकेगा। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवाखाने अपने ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दाघर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है। पैसे की जरूरत मुझे भी है। क्या मैं भी मुर्दाघर? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरे यार। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई आसान काम नहीं है, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करवा के शेखर को वो एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था, तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाजा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसाकर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दाघर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज हलक से बाहर न आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज मुर्दाघर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर के बहुत से काम होने लगे। उसके घरवाले भी बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दाघर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पे लिटा के सब चले गए। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। रात का करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसा कर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और धड़ाम, दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला ऐसे महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीने से तर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा। कुछ भी दिखा नहीं। अब कुछ ज्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा।
जोर से दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर शंभू तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण जगह पर ही उसकी मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहां एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहां आई है, वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब। उसमें शैतान समा गया है। वो जहां जाती है, वहां मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था। ये मर चुका है। शेखर एकदम सुन रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दाघर में लेकर आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पे रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नजर देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पे आई। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।